कुछ लोग वे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग वे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग वे जो वक्त के ढांचे बदल गए, कुछ लोग वे जो वक्त के ढांचे बदल गए। जी हाँ, रुनरी संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाद में आप भूल जाते हैं, लाइक भी कर दें। शुरुआत करते हैं आदिकाल से। यूजीसी नेट श्रृंखला चल रही है। आदिकाल के प्रश्नोत्तर। आदिकाल का नामकरण ग्रियर्सन ने चारणकाल नाम से किया। शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा 12 रचनाओं के आधार पर। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का नामकरण आरंभिक काल नाम से किया। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल या शून्य काल नामकरण किया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल का नामकरण अपभ्रंश काल या पुरानी हिंदी का काल नाम से किया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल नाम दिया आदिकाल को। हरिश्चंद्र वर्मा, राम खेलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण संक्रमण काल किया। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को या आदिकाल का नामकरण अंधकाल या बाल्यावस्था का काल नाम से किया। मोहन अवस्थी ने आदिकाल का नामकरण आधार काल नाम से किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने आदिकाल का नामकरण अंधकार काल नाम से किया। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने तो अंधकाल कहा है आदिकाल को, और पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने आदिकाल का नामकरण अंधकार काल नाम से किया है। रमाशंकर ने किया है आदिकाल का नामकरण अंधकाल, और पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल नाम से आदिकाल का नामकरण किया है। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल नाम दिया है आदिकाल का। एक बार पुनरावर्ती। आदिकाल का नामकरण ग्रियर्सन चारणकाल, शुक्ल वीर गाथा काल 12 रचनाओं के आधार पर, मिस्र बंधु आरंभिक काल, गणपति चंद्र गुप्त प्रारंभिक काल या शून्य काल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश काल या पुरानी हिंदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीरकाल, हरिश्चंद्र वर्मा राम खेलावन पांडे ने संक्रमण काल नाम से किया। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने अंधकाल बाल्यावस्था का काल नाम से, मोहन अवस्थी आधार काल, धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी अपभ्रंश काल और पुरानी हिंदी नाम दिया है, और धीरेन्द्र वर्मा ने भी अपभ्रंश काल कहा है। आदिकाल को अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने भी कहा है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी कहा है। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल नाम दिया है। वासुदेव सिंह आदिकाल का नामकरण उद्भव काल। आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा? शुक्ल। आदिकाल की समय सीमा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानी है। आदिकाल की समय सीमा ग्रियर्सन ने 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी मानी है। 643 से 1400 ईस्वी ग्रियर्सन। शुक्ल ने 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा मानी है, जो कि सर्वमान्य मत है। गणपति चंद्र गुप्त ने 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी आदिकाल की समय सीमा मानी है। 1184 से 1350 ईस्वी
आदिकाल की समय सीमा गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल की समय सीमा 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी मानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा 10वीं से 14वीं शताब्दी मानी है। अगला प्रश्न, आदिकाल या हिंदी का पहला कवि। आदिकाल का पहला कवि, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को आदिकाल का पहला कवि या हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है। शुक्ल ने मुंज या भोज को आदिकाल का पहला कवि माना है। आदिकाल में हिंदी साहित्य का पहला कवि शुक्ल ने मुंज या भोज को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज को, केवल मुंज को माना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, शुक्ल ने माना है मुंज और भोज दोनों को। शिव सिंह सेंगर ने पुषी या पुंड्र को आदिकाल का पहला कवि माना है। मिश्र बंधुओं ने भी पुषी या पुंड्र को आदिकाल का पहला कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को आदिकाल का हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को आदिकाल का प्रथम कवि माना है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को प्रथम कवि माना। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो कि सर्वमान्य मत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान, डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू, बच्चन सिंह विद्यापति, राहुल सांकृत्यायन सरहपाद। अगला प्रश्न, आदिकाल हिंदी की पहली रचना। आदिकाल में हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार को माना जाता है। 933 ईस्वी की रचना है। रचयिता देवसेन। देवसेन कृत श्रावकाचार को आदिकाल हिंदी की पहली रचना माना जाता है। अगला प्रश्न, रासो शब्द की उत्पत्ति। रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानी है। गारसाद तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानी है। शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राशक से मानी है। कवि राजा श्यामलदास, नागरी प्रचारणी सभा काशी, काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से किसने मानी? कवि राजा श्यामलदास, नागरी प्रचारणी सभा काशी, काशी प्रसाद जायसवाल। अब है विंध्यश्री पाठक ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से मानी है। विंध्यश्री पाठक ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से मानी है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राउस से मानी है। दलपति विजयकृत खुमान रासो में खुमान के कितने युद्धों का वर्णन है? 24। शुक्ल ने हिंदी का प्रथम जय काव्य किसे कहा है? खुमान रासो को। खुमान रासो की हस्तलिखित प्रति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? पूना संग्रहालय में। संवत 1272 मझारी जेठवदी नवमी बुधवारी नालह रसायन आरंभ करी शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी पंक्ति किस रचना की है? बीसलदेव रासो 1155 ईस्वी, विक्रम संवत 1212 की रचना बीसलदेव रासो। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने बीसलदेव रासो का रचनाकाल क्या माना है? 1073 ईस्वी। संवत सहस 73 जानी नालह कविवर सरसीय बाणी। बीसलदेव रासो का कथानक 4 खंडों में है। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने बीसलदेव रासो का रचनाकाल 1073 माना है। संवत सहस 73 जानी नालह कविवर सरसीय बाणी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन किस रचना में किया गया है? बीसलदेव रासो।
बिसलदेव रासो को स्त्री रसायन किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिसलदेव रासो को स्त्री रसायन किसने कहा? नरपति नाल। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने किसे रासो साहित्य न मानकर रास साहित्य माना है? डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने किसी रासो साहित्य न मानकर रास साहित्य माना है। बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो का संपादन सर्वप्रथम किसने किया? बिसलदेव रासो का सर्वप्रथम संपादन किसने किया? सत्यजीवन वर्मा। बिसलदेव रासो का सबसे ज्यादा प्रामाणिक मत किसने किया या किसने दिया? बिसलदेव रासो का सबसे ज्यादा प्रामाणिक संपादन किसने किया? बिसलदेव रासो का सबसे ज्यादा प्रामाणिक संपादन किसने किया? माता प्रसाद गुप्त ने। इसमें 128 पद है। आलाह व उदल का वर्णन किस रचना में है? परमाल रासो, जो कि जगनिक की रचना है। परमाल रासो रचनाकार जगनिक। रचनाकाल विक्रम संवत 1230 1173 ईस्वी। परमाल रासो जगनिक की रचना विक्रम संवत 1230 1173 ईस्वी। परमाल रासो का सर्वप्रथम प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आल्हा कन नाम से किया। परमाल रासो का अंग्रेजी में अनुवाद किया वाटरफील्ड ने। 1920 में श्याम सुंदर दास ने इसका परमाल रासो नाम से प्रकाशन करवाया। इस रचना में बनाफरों की 52 लड़ाइयों का वर्णन है। इस रचना की पंक्तियाँ 12 बरस लो कुकर जिए, 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिकार। 12 वर्ष लो कुकर जिए, 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिकार। ये पंक्तियाँ परमाल रासो की। इसके पद, परमाल रासो के पद बुंदेलखंड, महोबा, बैंसवाड़ा के आसपास वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। अब है पृथ्वीराज रासो। महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न पृथ्वीराज रासो से है। पृथ्वीराज रासो रचनाकार चंदबरदाई। रचना काल 1343 ईस्वी। पृथ्वीराज रासो में कुल सर्ग 69, जिसमें 61 चंदबरदाई और 8 जलहन ने रचना की सर्गों की। पृथ्वीराज रासो में कुल 69 सर्ग है। 61 जो सर्गों की रचना चंदबरदाई द्वारा की गई, 8 सर्ग है वो उनकी रचना उनके पुत्र जलहन द्वारा की गई। इस रचना की सबसे पहले जानकारी कर्नल जेम्स टॉड ने द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में दी। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण उपलब्ध है। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग कनवज युद्ध और सबसे छोटा सर्ग या समय पद्मावती समय माना जाता है। सबसे बड़ा सर्ग कनवज युद्ध और सबसे छोटा सर्ग या समय पद्मावती समय। शुक्ल ने इस रचना को छंदों का अजायब घर कहा है। पृथ्वीराज रासो को शुक्ल ने छंदों का अजायब घर कहा है। वूलर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, मुरारीदान और शुक्ल ने इस रचना को अप्रामाणिक माना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक किसने माना? वूलर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, मुरारीदान, शुक्ल। अगला पॉइंट है, पूरा ग्रंथ ही जाली है, यह कथन किसका है? शुक्ल का। पृथ्वीराज रासो पूरा ग्रंथ ही जाली है, यह कथन किसका है? शुक्ल।
अमरचंद नाहटा, मुनि जीन विजय, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है। पृथ्वीराज रासो को आधा प्रमाणिक अर्ध प्रमाणिक किसने माना? अमरचंद नाहटा, मुनि जीन विजय, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी। अगला पॉइंट, कर्नल जेम्स टोड, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय ने इस रचना को प्रामाणिक माना है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कर्नल जेम्स टोड, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय ने इस रचना को प्रामाणिक माना है। अगला पॉइंट, पृथ्वीराज रासो शुक शुकी संवाद में लिखा गया यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य किसने कहा? नरोत्तम स्वामी। पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य किसने माना? नरोत्तम स्वामी। पृथ्वीराज रासो को विशाल घटनाकोश किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। पृथ्वीराज रासो को विशाल घटनाकोश किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र। पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य किसने माना है? पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य किसने माना? गुलाब राय। पृथ्वीराज रासो को विशाल वीर काव्य किसने माना? पृथ्वीराज रासो को विशाल वीर काव्य किसने माना? श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी। पृथ्वीराज रासो को वृहत महाभारत किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो को वृहत महाभारत किसने माना है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। पृथ्वीराज रासो को वृहत महाभारत किसने माना? डॉक्टर दशरथ शर्मा। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उस पर तकरीबन 20,000 प्रश्नोत्तर अपलोड किए जा चुके हैं। हिंदी साहित्य से सभी प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण हैं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। धन्यवाद।